हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। तो जो साथ में नोट्स बनाना चाहता है वो साथ में नोट्स बना सकते हैं, और जिसको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपन बल से। बल क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करने के लिए खींचना या धक्का लगाना बल कहलाता है। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर अपन खींच रहे हैं या धक्का लगा रहे हैं तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और वही कहलाता है बल। क्योंकि जब अपन किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो वो उसके जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की वजह से वो वस्तु हो जाती है त्वरित, या फिर अपन बोल सकते हैं वो बॉडी हो जाती है एक्सेलरेट। तो यही कहलाता है फोर्स। जिस बॉडी पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी का मास कितना है और फोर्स अप्लाई करने पर वो बॉडी कितनी एक्सेलरेट होती है, तो यह कहलाता है फोर्स। F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर। अब देखते हैं जो फोर्स है वो है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। क्योंकि जब अपन किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल लगाने के लिए अपन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। बल जो लगता है एक निश्चित दिशा में लगता है, तो और इसमें अगर डायरेक्शन है तो जो जिसमें डायरेक्शन होती है वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो बल है, बल होती है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। अब बल को मापने के मात्रक क्या क्या है तो देखते हैं अपन। एसआई पद्धति में बल को अपन मेजर करते हैं न्यूटन में। एसआई पद्धति होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर आती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में अपन बल को मेजर करते हैं डाइन में, और एफपीएस पद्धति में अपन बल को मेजर करते हैं पाउंडल में। फिर देखते हैं अपन जो न्यूटन और डाइन के बीच में आपस में क्या रिलेशन दे रखा है। तो 1 न्यूटन होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। फिर यहाँ से अपन देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं? यूँ तो बल काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ 2 तरह के बल को ले रहे हैं। एक ले रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ले रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है संपर्क बल। जब 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती है, जब संपर्क में आती है, तो उनके बीच में उस टाइम जो बल लगता है वो होता है संपर्क बल। फिर आता है गैर संपर्क बल। अगर 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, फिर भी उन 2 बॉडी के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या गैर संपर्क बल। फिर देखते हैं संपर्क बल में फर्स्ट है तनाव बल, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स अपन काफ़ी पढ़ चुके हैं। जब अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसमें अपन काफ़ी यूज होता है टेंशन फोर्स। तो अगर देखते हैं अपन, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर अगर कोई बॉल है, उस बॉल को अगर अपन एक डोरी से बांध देते हैं और उस बॉल को अगर अपन गोल गोल घुमाते हैं तो उस डोरी में अंदर की तरफ लगती है टेंशन, तो वही होती है टेंशन फोर्स। फिर आती है प्रतिक्रिया बल। अगर 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। फिर देखते हैं स्प्रिंग बल। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अगर अपन ने एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया, फिर अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर अपन मूव करवा रहे हैं तो स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा, वो कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं अपन घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल क्या होता है? 2 बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में होती है और आप मूव करती है तो उनके बीच में लगता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल अपन देख सकते हैं, अगर किसी वस्तु को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आती है। अब अपन देखते हैं जब वो बॉडी किसी वस्तु को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वो नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि उस बॉडी पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं वो बॉडी जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। 2 चार्ज पार्टिकल अगर सेम पॉलरिटी के हैं, अगर दोनों ही चार्ज पार्टिकल अगर धनात्मक है
पॉजिटिव है या ऋणात्मक है, नेगेटिव है, अगर उनकी पॉलरिटी सेम है तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल होंगे। तो अपन देखते हैं वो कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है। अगर दो चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट पॉलरिटी के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है और कांटेक्ट में आने पर उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स, और ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अपन एक एक फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में अपन लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर यहाँ पे m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है तो अगर अपन उसको अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस नीचे की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होएगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे अगर m ऑब्जेक्ट है तो वो भी जाएगा सेंटर ऑफ मास की तरफ, अगर यहाँ पे m ऑब्जेक्ट है तो यह भी जाएगा सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो बॉडी यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उस पर एक फोर्स लग रहा है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं होती है फिर भी उन पे फोर्स लगता है। किसी भी वस्तु को जब अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, उसकी वजह से वो सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ वो अट्रैक्ट होती है। फिर देखते हैं अपन अगर दो बॉडी आपस में r डिस्टेंस पे सेपरेट है, एक बॉडी का मास अपन ने कंसीडर किया m1 और एक बॉडी का मास अपन ने कंसीडर किया m2, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। m1 होता है पहली बॉडी का मास, m2 होता है दूसरी बॉडी का मास, और r होता है वो दोनों बॉडी आपस में कितनी डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, आपस में r डिस्टेंस पे सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है, कुछ दूरी पे है, फिर भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं होती है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर अपन देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी तब उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखते हैं अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, यहाँ पे अपन ने ले लिया एक बॉडी है, उस बॉडी का मास है m और वो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी सरफेस पे एक फोर्स लगाएगी और ये सरफेस है, ये सरफेस भी वापस बॉडी पे फोर्स लगाएगा। तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वह हमेशा होता है सतह के लंबवत, या दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के लंबवत, कांटेक्ट सरफेस है 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो ये बॉडी है m, इसका मास है m, तो इस बॉडी का वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वेट होता है mg, और उस ये जो सरफेस है, सरफेस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा और वो लगता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो अपन देखते हैं प्रतिक्रिया बल या संपर्क सतह के लंबवत लगता है। जो आपस में जो कांटेक्ट सरफेस होती है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कोई भी दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में आएगी तो दोनों बॉडी आपस एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, 90 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाएगी। फिर देखते हैं अपन तनाव बल। तो जो तनाव बल होता है वो हमेशा पाया जाता है या फिर तो होएगा स्ट्रिंग में, कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने स्ट्रिंग से बांध दिया तो उस टाइम लगेगा तनाव बल, या फिर रॉड है, किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने रॉड से अटैच कर दिया, या फिर चेन है तो स्ट्रिंग, रॉड, चेन, इनके केस में लगता है टेंशन फोर्स, तनाव बल। इट एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो यह हमेशा पॉइंट से दूर की तरफ एक्ट करता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपन के पास में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है m, अपन ने उस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से बांध दिया और ऐसे लटका दिया, तो अपन देख रहे हैं
जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, जो डोरी है, उसमें हमेशा लगेगा तनाव बल, और जो तनाव बल होता है वो हमेशा एक्ट करेगा अवे फ्रॉम पॉइंट। ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से दूर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो टेंशन है, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, और जो बॉडी है, बॉडी का वेट हमेशा लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। यहाँ पे एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। यहाँ पे है एक ये सरफेस, और सरफेस पे अपन ने रख रखा है m मास का एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को अपन ने एक स्ट्रिंग या रॉड या चेन से बांध दिया है। और जब अगर अपन उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं तो अपन देखेंगे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमेशा लगेगी टेंशन, और जो टेंशन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगेगी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इससे दूर की साइड में टेंशन एक्ट करेगी, तो यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रही है इस साइड में, तो ये हो गई टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा लगती है स्ट्रिंग, रॉड या चेन। जब तक अपन की स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन भी सेम रहेगी। जैसे ही अपनी स्ट्रिंग अगर चेंज हो जाती है तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। देखते हैं अपन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है m। अब वो दो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक है ये वाली स्ट्रिंग, एक है ये वाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इस स्ट्रिंग में लगेगी टेंशन, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी, यहाँ पे जो टेंशन लग रही है, दोनों टेंशन अलग अलग लगेगी। यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगी अवे फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से दूर की साइड में टेंशन लगेगी, तो T1 लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से बंधा हुआ है तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी लगेगी टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी, यहाँ पे अपन टेंशन को कंसिडर करेंगे T2। अपन देख रहे हैं स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो जैसे स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन एक्ट करती है, जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। इस सरफेस के साथ में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसके साथ लग रहा है T1, और इस सरफेस के साथ जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उस पर एक्ट कर रहा है T2। और जो बॉडी है, बॉडी का वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट हो गया इसका mg। एक और अपन एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे m1 मास और m2 दो मास है, और यहाँ पे दो सरफेस से ही बंधे हुए हैं। तो पहले ये जो m1 मास है इस सरफेस से बंधा हुआ है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में लगेगी टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे T1 टेंशन। अब यहाँ पे देखते हैं ये m1 और m2 इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एक्ट करेगा टेंशन फोर्स। तो ये जो टेंशन होगी, अब इसको अपन कंसिडर करेंगे T2 टेंशन। टेंशन हमेशा लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो इससे दूर लगती है T1 टेंशन। अब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गई तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन टेंशन को कंसिडर कर रहे हैं T2 टेंशन। तो ये एक्ट करेगी अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये करेगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग आपस में, ये स्ट्रिंग सेम है, तो जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन भी सेम होती है। अब यहाँ पे m2 पॉइंट पे भी टेंशन एक्ट करेगी, और टेंशन एक्ट करती है हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो T2 टेंशन यहाँ पे एक्ट कर रही है इस पॉइंट से दूर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे T2 एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। और m1 के लिए जो T2 एक्ट कर रही है वो कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों T2 सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गई, जैसे स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे T2 टेंशन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे एक्ट करेगी T3 टेंशन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो m2 से अवे हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में, तो ये जो T3 है वो एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो अपन देख रहे हैं जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन सेम होती है, जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाती है, और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट। m1 जो मास है उस पर दो तरह की टेंशन लग रही है, एक लग रही है T1 टेंशन और एक लग रही है T2 टेंशन। ऐसे ही अपन देख रहे हैं जो m2 मास है उस पर भी दो तरह की टेंशन लग रही है, T2 टेंशन है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, और T3 टेंशन है वो हमेशा लग रही है इस डायरेक्शन में। तो हमेशा जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से अवे एक्ट करती है टेंशन। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अपन को दो कंडीशन गिवन है। बॉडी को पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, जिस बॉडी का अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस बॉडी को अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। जैसे अगर कोई कार इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है तो जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वापस कार को ड्रॉ नहीं करेंगे, कार की जगह अपन एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे कि वह कार है। फिर आता है बॉडी
बॉडी पे लगने वाले फोर्स, उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो लिखेंगे अपन। इस प्रकार से अपन देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अपन को दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहले तो बॉडी को अपन एज्यूम करेंगे पॉइंट मास और फिर अपन लिखेंगे कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक टेबल है, टेबल पे एक पॉट रखा हुआ है। तो अब अपन को बनाना है इस पॉट का फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट मास। तो यहाँ पे इस पॉट का अपन मास कंसिडर कर लेते हैं m। इस पॉट का मास है m। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को अपन ने कंसिडर कर दिया, इस पॉइंट का मास है m। अब देख रहे हैं जो पॉट है, पॉट का कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट होता है mg। तो अपन ने लिख दिया इसका वेट mg। अब जो ये पॉट है, पॉट टेबल के कॉन्टैक्ट में है और जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती है तो उन पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो टेबल है, टेबल पॉट पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा लगता है सतह के लंबवत। जिस सरफेस से ये अटैच है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बनाएंगे अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन ने पॉट को एज्यूम कर लिया पॉइंट मास, ये पॉइंट है और इस पॉइंट का मास है m। अब देख रहे हैं वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और उस पॉट पे लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फिर देखते हैं अपन यहाँ पे एक जो कार है, कार इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ चल रही है। तो अब बनाना है अपन को इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं जो कार है इस प्लेन के कांटेक्ट में है और जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उन पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कार सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी और सरफेस भी कार पे वापस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन वो फोर्स कंसिडर करेंगे जो फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं। जो कार नॉर्मल, ये कार सरफेस से कांटेक्ट में है तो कार भी लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये जो सरफेस है, सरफेस भी कार पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये देखते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। फिर देखते हैं जो कार है, कार का कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करता है नीचे की तरफ mg। कार का वेट अपन मानता है m। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो फोर्स लगता है जो बॉडी पे लगता है। बॉडी जो फोर्स लगा रही है अपन उनको कंसिडर नहीं करते हैं, बॉडी पे लगने वाले फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस कार पे लगा रहा है। अब बनाएंगे अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो कार को अपन कंसिडर करेंगे पॉइंट मास। तो यहाँ पे अपन ने कंसिडर कर दिया पॉइंट मास, इसका मास है m। अब देख रहे हैं जो कार है, कार पे वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में mg, तो यहाँ पे एक्ट करता है mg। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रही है सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फिर देखते हैं अपन केस 3। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो मास है m1 और m2, दो मास अपन को दे रखे हैं और ये बांध रखे हैं एक स्ट्रिंग से। तो ये अपन देखते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग, रॉड या चैन से जब अटैच होता है तो उसमें लगती है टेंशन फोर्स और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो इससे दूर की साइड में लगेगी टेंशन, तो टेंशन एक्ट करेगी यहाँ से अवे फ्रॉम पॉइंट। अब यहाँ पे भी टेंशन है तो यहाँ पे भी एक्ट करेगी अवे फ्रॉम पॉइंट। और जब सेम स्ट्रिंग होती है तो टेंशन भी सेम लगती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यही स्ट्रिंग वापस इस m2 से अटैच है, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। अब देखते हैं यहाँ पे m1 के लिए। m1 का जो मास है उसकी वजह से उसका होएगा वेट, और वेट हमेशा लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया m1g, वेट हो गया इसका ये। अब देखते हैं इस पे लगेगी टेंशन फोर्स और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया अवे फ्रॉम पॉइंट t टेंशन। अब बात करते हैं m2 की। तो m2 का जो वेट होगा वो भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका वेट m2g। इस पर लगेगी टेंशन क्योंकि ये इस स्ट्रिंग से अटैच है और टेंशन लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट है तो उससे लगेगी अवे, तो ये होगी टी टेंशन। टी यहाँ पे भी टी टेंशन, यहाँ पे भी टी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। जब स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज होती है। अब बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। m1 की बात करते हैं। तो m1 को अपन ने मान लिया पॉइंट मास, ये है m1। अब m1 पे नीचे की तरफ लग रहा है m1g, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे अपन m1g। टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे अपन टेंशन।
अब बात करते हैं m2 की। तो m2 का अपन कंसिडर करेंगे पॉइंट मास m2। अब m2 का वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में m2z, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे m2z। टेंशन लग रही है अवे फ्रॉम पॉइंट और ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये हो गया अवे फ्रॉम पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हो गया m1 और m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब देख रहे हैं केस फोर्थ। यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन के पास में दो मास है, एक मास है m1, एक मास है m2। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग कितनी है, एक है ये वाली स्ट्रिंग, एक है ये वाली स्ट्रिंग, एक है ये वाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 3 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे 3 टेंशन लगेगी। ये और ये टेंशन है, ये आपस में अलग अलग होगी, और यहाँ पे लगने वाली टेंशन अलग अलग होगी। तो इस स्ट्रिंग पे लगने वाली टेंशन को अपन कंसिडर करते हैं T1। अब टेंशन हमेशा लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये पॉइंट है तो इससे अवे लगेगी टेंशन, तो यहाँ पे अपन टेंशन लगेगी T1। अब जो m1 है, m1 का जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1z। m2 का वेट है वो भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया m2z। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं m1 और m2 यहाँ पे जो बंधे हुए हैं वो सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी यही टेंशन लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्ट करेगी T2 टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट। और m2 के लिए बात करेंगे तो m2 के लिए भी अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये होगी T2 टेंशन। अब बात कर रहे हैं इस स्ट्रिंग की। तो इस स्ट्रिंग के लिए देखते हैं ये m2 मास है, तो इससे एक्ट करेगी टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे T3 टेंशन। अब बनाएंगे अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं m1 को अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे, तो ये पॉइंट मास है m1। अब m1 पे कौन कौन सी फोर्स m1 पे लग रही है, तो अपन देख रहे हैं जो वेट है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट m1z। जो टेंशन है T1 टेंशन वो लग रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे T1 टेंशन। अब देख रहे हैं जो T2 टेंशन है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे अपन T2 टेंशन। अब बात करते हैं m2 की। तो m2 को सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे पॉइंट मास m2 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो देख रहे हैं T2 टेंशन लग रही है इस साइड में, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे T2 टेंशन। जो T3 टेंशन है वो लग रही है इस साइड में, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे T3 टेंशन। अब जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2z। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे अपन 2 केस देखे थे। यहाँ पे 2 केस में फर्स्ट केस अपन ने देखा था, यहाँ पे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यहाँ पे लग रही है टेंशन फोर्स। तो जो 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती है, तो सरफेस बॉडी पे 90 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाता है, तो वो होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब कोई बॉडी स्ट्रिंग, रोड या चैन से बंधी हुई होती है, तो उस स्ट्रिंग, रोड या चैन के अंदर एक फोर्स लगता है, वो होती है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट, जो पॉइंट है उस पॉइंट से दूर की डायरेक्शन में लगेगी टेंशन फोर्स। और जब स्ट्रिंग या रॉड या चैन सेम होते हैं तो टेंशन भी सेम होती है। जैसे ही स्ट्रिंग चेंज हुई तो टेंशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।